गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आयुषी और आज है 5 जून और 5 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को जो है निधन हो गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मॉरिशस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो हाल ही में जो है मॉरिशस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का जो है 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया है। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ जी मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी थे और राष्ट्रपति दोनों ही पद पर कार्य कर चुके हैं। भारत और हिंदी के प्रति जो है इनकी खास बात जो है, भारत और हिंदी के प्रति इनका खास लगाव है। लगाव के लिए जो ये पहचाने जाते थे। अनिरुद्ध जगन्नाथ को प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से भी नवाजा गया था। अनिरुद्ध जगन्नाथ का जो जन्म है वो 29 मार्च 1930 को मॉरिशस में हुआ था। वे वर्ष 2003 से 2012 तक देश के राष्ट्रपति थे। इससे पहले वो देश के प्रधानमंत्री भी थे। तो इनका जो जन्म है 29 मार्च 1930 को हुआ था और हाल ही में 3 जून 2021 को जो है इनकी निधन हो गया है। और इन्होंने मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पद पर कार्य किया है और इन्हें प्रवासी भारतीय से नवाजा गया था क्योंकि इनका जो खास लगाव था भारत और हिंदी के प्रति था। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन तिथि किस दिन को मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 4 जून को मनाया जाता है ये डे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन डे जो है 4 जून को मनाया जाता है और ये जो शुरुआत हुई थी 19 अगस्त की बात है, 19 अगस्त 1982 की बात है को जो फिलिपिस्तान के आग्रह पर आपातकालीन सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने इजराइल की हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष फिलिपिस्तानी को लेबनान के पीड़ित बच्चों को याद में हर साल जो है 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाने का फैसला किया था। तो 1982 में 19 अगस्त की बात है, तब जो हमारी संयुक्त राष्ट्र सभा की महासभा हुई थी उन्होंने इजराइल की हिंसा से प्रभावित हुए जो निर्दोष फिलिपिस्तानी बच्चे और लेबनान के पीड़ित बच्चों की याद में ये डे को मनाने का फैसला लिया था। तो हर साल जो तब से लेकर 4 जून को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन डे मनाया जाता है, जो निर्दोष फिलिपिस्तानी बच्चों और लेबनान के पीड़ित बच्चों की याद में मनाया जाता है। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की उपस्थिति में इंडस बेस्ट मेगा फूड मार्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की उपस्थिति में इंड्स बेस्ट मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया है और ये भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री है। तो हाल ही में जो है भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में इंड्स बेस्ट मेगा फूड का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। तो इसकी हम थोड़ी सी बात करें तो मेगा फूड एक्चुअल में क्या है। तो ये पार्क जो है लगभग 5000 व्यक्तियों को जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है रोजगार प्रदान करेगा। पार्क में निर्मित खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे से छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के प्रसंस्करणकर्ताओं उपयोगकर्ताओं को अत्यधिक लाभ होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में एक बड़ा बदलाव साबित होगा। तो खाद्य प्रसंस्करण जो है ये बहुत ही उपयोगी है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे किसान वगैरह जब भी कोई फसल वगैरह काटते हैं या जो भी चीज़ करते हैं तो कम से कम कुछ फसलें ऐसी होती है जो काफ़ी 2 से 3 दिन बाद जो है वो सड़ गल जाती हैं। जैसे कि दूध हो गया, तो दूध के लिए अगर हम उसको नॉर्मली घर में रखेंगे तो कुछ दिन बाद जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इन्हें जो है बड़ी बड़ी जगहों पर स्टोर करके रखा जाता है, खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है। इनका मतलब कुछ केमिकल्स के लिए रखा जाता है जिससे जो केमिकल होते हैं ना तो हार्मफुल होते हैं और ना ही कोई नुकसान इससे पहुँचेगा, लेकिन इससे जो होता है दूध को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा जाता है काफ़ी टाइम के लिए। तो वैसे खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत जो इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क है काफ़ी ज़्यादा
उपयोगी सिद्ध होगा, जिससे हम जो फसलों को या कुछ ऐसी खाद्य चीज़ें हैं जिन्हें हम 2-3 दिन में ख़राब हो जाती हैं, उन्हें स्टोर करके रख सकेंगे, उनका पृथक्करण कर सकेंगे। तो इसका जो इनसे जो होगा, इस पार्क से जो होगा, कम से कम 5,000 व्यक्ति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो लाभ मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके बारे में हम छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है भूपेश बघेल, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है अनुसुईया उइके। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, 2 जून से 4 जून 2021 के बीच आयोजित आरबीआई की जो मौद्रिक नीति की बैठक में रेपो दर को कितना रखा गया है। तो आरबीआई की इस मौद्रिक नीति की बैठक में जो रेपो दर थी वो 4% थी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 2 जून से 4 जून 2021 की जो बैठक हुई थी आरबीआई की, जिसमें मौद्रिक नीति की बैठक हुई थी, तो इसमें जो रेपो दर थी वो 4% रखी गई थी। इसमें जो जानने वाली बात यह है कि 2 जून 2021 की जो नीति समीक्षा बैठक में लगातार जो है छठी बार भी प्रमुख उधार दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया गया है। मतलब जो ये बैठक हुई थी, उधार बैठक जो भी जो बैठक थी और आरबीआई की मौद्रिक नीति बैठक, तो इसमें जो दरें रखी गई थी, 6 साल से जो दरें हैं ये अपरिवर्तित है। इस बैठक में रेपो दर होती है, रिवर्स रेपो दर निकाली जाती है, एमसीएफ निकाला जाता है। तो 6 साल से जो दर है, इनका प्रतिशत जो है वही का वही है। मतलब जो रेपो दर है 6 साल से जो है 4% ही है। रिवर्स रेपो दर है 6 साल से 3.35% है। एमसीएफ है ये भी 6 साल से 4.25% है। बैंक दर है ये भी 4.25% है। सीआरएस जो है वो 4% है, और एसएलआर जो है वो 18% है। तो 6 साल से जो है ये दरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ये दर एज इट इज़ ही बनी हुई है 6 साल से, ताकि जो है उधार लेने वाले जो मतलब हम उपभोक्ता है जो इजीली इससे उधार ले सकें, इन्हें फ़ायदा हो, इनके लिए ये दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। तो हम थोड़ी मौद्रिक नीति बैठक की चर्चा करेंगे कि इसकी संरचना क्या है। तो मौद्रिक नीति समिति की संरचना जो इस प्रकार है, इसमें जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है पदेन अध्यक्ष शक्तिकांत दास है, और पदेन अध्यक्ष मतलब जो गवर्नर है हाल ही में आरबीआई के, वो है शक्तिकांत दास। अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो गवर्नर है शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है आरबीआई के, तो क्रम अनुसार जो है ये 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। और भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर कौन है और मौद्रिक नीति के इंचार्ज है, तो वह पदन सदस्य डॉक्टर माइकल देवदत्त पात्रा। फिर है केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी पदेन जो सदस्य जो है वही डॉक्टर मृदुल के सगर। और मुंबई स्थित इंदिरा गांधी विकास संस्थान के प्रोफेसर आशिमा गोयल। अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान के वित्त प्रोफेसर जयंत आर वर्मा। एक कृषि अर्थशास्त्री और नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च के एक वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर शशांक भिड़े। तो ये सभी जो होते हैं इस मौद्रिक नीति की बैठक में जो है शामिल होते हैं। इन्हीं की बैठक में सारी दरें डिसाइड की जाती है कि किस दर को कितना % रखना है, किसे नहीं रखना है। तो इन्होंने जो है 6 साल से इस दर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया, ताकि आसानी से उधार लिया जा सके, आसानी से कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा हो। और इनकी भी आज का 5th क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को 40 वर्षों के तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है INS संध्यक, जो है इसे हाल ही में जो है सेवा मुक्त किया गया है। इन्होंने अपनी 40 वर्ष की जो है सेवा प्रदान की थी। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत जो है 40 वर्ष की सेवा के बाद, राष्ट्रीय सेवा के बाद है सेवा मुक्त किया गया है। इसका नाम था INS संध्यक। तो इस जहाज ने जो है 26 फरवरी 1981 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। इस जहाज का जो भारतीय नौसेना में जो कमीशन किया गया था वो 26 फरवरी 1982 में किया गया था, 1981 में किया गया था। और इसने जो है यह पोत जो है ऑपरेशन पवन जो कि 1987 में हुआ था, जिसमें श्रीलंका और भारतीय शांति की सहायता करना। इसके अलावा ऑपरेशन रेनबो जो 2004 की सुनामी के बाद मानवीय सहायता प्रदान करना, जैसे कई महत्वपूर्ण अभियानों में जो है सक्रिय भूमिका निभाई है। मतलब इस पोत ने राष्ट्र सेवा में 40 वर्ष दिए, और आज ही इन्हें आज नहीं 40 साल के उपरांत जो है इन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है। नाम था वो था हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण पोत था। इनका जो नाम है INS संध्यक।
आज का हमारा 6th क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो विश्व रैंकिंग में जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की विश्व रैंकिंग में जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है वो है चौथे स्थान पर है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में 4th स्थान पर चल रही है। और अगर हम इसकी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में कौन सी टीम कौन से रैंकिंग में है, तो इसकी हम बात करते हैं। तो पुरुष श्रेणी में बेल्जियम की जो टीम है मौजूदा विश्व और यूरोपीय चैंपियन तालिका में जो शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का स्थान है सेकंड, थर्ड पे जो है नीदरलैंड है और फोर्थ पे जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम है। और पाँचवें में जो है वो है जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन छठवां, अर्जेंटीना सातवां, न्यूजीलैंड 8वें स्थान पर है और स्पेन जो है 9वें में और कनाडा जो है वो 10वें स्थान पर है। तो इसमें जितनी भी श्रेणी दी है ये पुरुष श्रेणी में अंतर्गत दिया गया है, जिसमें जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है वो 4th स्थान पर है। इसके बाद हम आते हैं महिला श्रेणी में। तो महिला श्रेणी में जो है नीदरलैंड पहले स्थान पर है और अर्जेंटीना दूसरे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन जो है वो 5वें स्थान पर है। आज का हमारा 7th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 3 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म बन गई है? तो इसका सही ऑप्शन है विप्रो। तो हाल ही में जो विप्रो है ये 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म बन गई है। तो विप्रो ने पहली बार बाजार पंजीकरण में 3 ट्रिलियन रुपए को छुआ है। विप्रो अब डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफ इंफोसिस के बाद इस मुकाम को हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म बन चुकी है। इसके पहले जो थी टाटा कंसल्टेंसी थी और इंफोसिस थी। इसमें जो नोट करने वाली बात यह है कि भारत में कुल जो है 13 सूचीबद्ध फर्म हैं जिनमें 3 ट्रिलियन एम कैप पार कर लिया है और जो विप्रो है वो 14वें स्थान पर है इस 3 ट्रिलियन के एम कैप पे। और विप्रो लिमिटेड के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। तो यहाँ के जो अध्यक्ष है ऋषभ प्रेम जी हैं और ये जो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में है और इसके एमडी और सीईओ है थियरी डेलापोर्ट। तो आज का हमारा 8th क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज़ को संचालित किया है जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सजग। तो भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में जो है सजग भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया है जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल ने 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक ICG जहाज सजग को जो है संचालित किया है जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है। सजग को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत में डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। इसमें उन्नत तकनीकी संचार उपकरण, नेविगेशन मशीनरी और सेंसर है। तो इसे जो है भारत में डिज़ाइन किया गया है और 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में जो है ये तीसरे स्थान पर है। 29 मई 2021 को किया गया था। आज का हमारा 9th क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इंक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन नेट एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत ने किया है ये। तो हाल ही में जो है भारत देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इंक्यूबेटरों को एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन नेट एक्सचेंज लॉन्च किया है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक, सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौता जो हुआ था शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन जो है शुरू किया गया है। हमें जो स्वच्छ ऊर्जा वगैरह है ये पवन
शक्ति और सोलर पैनल से ही मिलती है, सोलर पैनल एनर्जी से मिल सकती है। तो ये वैश्विक पहल जो है वो कहीं ना कहीं इसी मिशन को, इसी के अंतर्गत आएगी। इसी मिशन इनोवेशन क्लीन नेट एक्सचेंज लॉन्च किया है जो भारत ने किया है। तो आगे क्या इनकी रणनीति होगी वो तो बाद में ही पता चलेगी। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाकर जो है पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है, मतलब बी जो है, डेवॉन कॉनवे ने टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाकर पूर्व भारतीय कप्तान जो है सौरव गांगुली का 25 साल का। तो न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज है डेवॉन कॉनवे, इन्होंने लॉर्ड्स के मैदान में जो है इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के शुरुआती दिन में ही 136 रन बनाया और उन्होंने गांगुली के 131 रन के रिकॉर्ड को जो है पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने पदार्पण किया है, मतलब उनकी अभी नई शुरुआत है और इसी नई शुरुआत में ही उन्होंने लॉर्ड्स के मैदान में पहला जो 25 साल का जो रिकॉर्ड था सौरव गांगुली का, जो कि भारत के पूर्व कप्तान थे, और इन्होंने आते ही जो है डेवॉन कॉनवे ने आते ही मतलब पदार्पण करते ही इनका 25 साल का वो रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। 136 रन बनाकर उन्होंने गांगुली के 131 रन का जो रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया है। और ये जो है न्यूजीलैंड के बल्लेबाज है। तो यही हमारी वीडियो एंड होती है और अगर करंट अफेयर्स की जितने भी क्वेश्चंस थे 10 आज की इस वीडियो में यही ख़त्म होते हैं। और अगर आपको हमारी जो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके इसके फ्री PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।